ये यूपीएससी 4 से 5 बार पूछ चुकी है। मेरे सारे अटेम्प्ट्स में जब मैंने मेंस क्लियर किया, मैंने 3 मेंस लिखे, मैंने प्रीलिम्स निकाला, तो मैंने कैसे एनसीईआरटीज़ का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट की लिखी हुई किताबों के साथ क्या खास बात होती है। देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर सरकार आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। मेंस जो है यूपीएससी का, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है कि वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि उनकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती है। क्या एनसीईआरटी इसमें हेल्प कर सकती है? बिल्कुल हेल्प कर सकती है। आप एनसीईआरटीज़ को यूज करके आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये 3 किताबों की इंडेक्स है, इसमें आप अगर ध्यान से देखें, गौर करें, और ये बड़ी जल्दी आप इनको खत्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके माइलस्टोन्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल माइलस्टोन्स होते हैं, वो आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनअकैडमी में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। ये सेशन है एनसीईआरटीज़ के डिफरेंट सोर्सेस, कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी है और एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ना है। मेरे सारे अटेम्प्ट्स में जब मैंने मेंस क्लियर किया, मैंने 3 मेंस लिखे, मैंने प्रीलिम्स निकाला, तो मैंने कैसे एनसीईआरटीज़ का इस्तेमाल किया वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़, इनके बारे में कुछ मिथ्स हैं, सबसे पहले उनको डील करते हैं। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि एनसीईआरटीज़ जो है वो इतनी रेलेवेंट नहीं है। वो इतनी रेलेवेंट नहीं है अगर आप क्लास कर रहे हैं तो। मैं हमेशा मानता हूं कि वो रेलेवेंट है, क्योंकि क्लास में आपको समझ में शायद अच्छा आए अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी हो। तो पहली मिथ तो हमने बस्ट कर ली। देखो, ऐसा उल्टा समझो आप कि अगर एनसीईआरटीज़ आती हैं तो आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि नहीं एनसीईआरटी इतनी यूजफुल नहीं है। तो क्लास के लिए एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड, कहते हैं कि बेसिक कंटेंट है। नो, इट इज नॉट बेसिक कंटेंट, इट इज वेरी एडवांस्ड। बेसिक आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप हो सकता है प्रीलिम्स के लिए उन्हें पढ़े हो। अगर आप मेंस के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे तो एनसीईआरटीज़ की जो लैंग्वेज है, हम आप अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उनकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी ही शानदार है। आप उसको मेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट, लोग कहते हैं कि एडवांस बुक्स से सिलेक्शन होता है। नॉट नेसेसरली। एडवांस बुक्स आर नीडेड, आई गेट इट, बट NCERTs are also important. I'll show you certain NCERTs are so much important for certain subjects. मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सबने सुना होगा, फिजिकल अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो उसकी NCERT इनफ होती है। NCERT से सीधा सीधा सवाल आता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि NCERTs जो है वो भी सिलेक्शन दिलाती हैं। देन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। टाइम वेस्ट NCERTs, अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आप एक एडवांस लेवल के भी व्यक्ति हैं तो NCERTs आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए ताकि वो जल्दी पढ़ी जा सकें। तो आपका टाइम वेस्ट का आर्गुमेंट जो है वो फेल हो जाता है। तो NCERTs क्यों इंपॉर्टेंट है? इतना सब बोलने के बाद अगर NCERT 6-7 नहीं है और वो OG सोर्स है तो क्यों है? सबसे पहली चीज याद रखो, NCERTs जो है वो गवर्नमेंट सोर्स है, गवर्नमेंट की लिखी हुई किताबें हैं। गवर्नमेंट की लिखी हुई किताबों के साथ क्या खास बात होती है? देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर सरकार आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो आपको क्या लगता है, वो गवर्नमेंट सोर्सेज से पूछना पसंद करेंगे या वो किसी प्राइवेट सोर्स से पूछना पसंद करेंगे? वो पसंद करेंगे कि गवर्नमेंट सोर्स से कुछ आए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट कोई चीज प्रिंट कर रही है तो वो ऑथेंटिक हो जाएगी। ऑथेंटिक हो जाएगी तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो और उसको लिख भी सकते हो बेधड़क। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको आप मान सकते हो और लिख सकते हो। यूपीएससी भी उसको गलत नहीं मानेगी। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो देखो, सोशल जस्टिस का एक मामला है। यूपीएससी जो है वो इक्वालिटी और इक्विटी की तरफ जा रहा है, यानी वो इंश्योर करना चाहता है कि हर बच्चा जो एग्जाम लिख रहा है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सेलेक्ट होने के लिए। तो वो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछना चाहेंगे जो कॉमनली अवेलेबल हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि एआईआर जैसे न्यूज़ है तो उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसे सोचो कि कोई बंदा ग्रेजुएट है, कोई बच्चा ग्रेजुएट है, कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट है, गांव में रहता है, उसके पास सिर्फ एनसीईआरटी एक्सेसिबल है, तो वो भी इस पेपर को लिख सके। मैं जानता हूं कि आजकल फोन आ गए हैं, सबके पास सब कुछ है, लेकिन यूपीएससी के पास तो अभी भी ओल्ड थॉट है ना, तो वो तो वैसे सोचते हैं। तो आप अभी भी एनसीईआरटी पर रिलाय कर सकते हैं। आगे मैं बात करना चाहता हूं कि एक लैंग्वेज वाला फैक्टर है। देखिए, मेंस जो है यूपीएससी का, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है कि वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि उनकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती है। क्या एनसीईआरटी इसमें हेल्प कर सकती है? बिल्कुल हेल्प कर सकती है। आप एनसीईआरटीज़ को यूज करके आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कई कई जगह पर तो एनसीईआरटी आपको पूरा का पूरा आंसर राइटिंग सिखा सकती है। जैसे सोशियोलॉजी या सोसाइटी की एक एनसीईआरटी है, उसके अंदर अगर आप डेफिनेशन देखें, उसके अंदर आप एनालिसिस देखें, सोशल इश्यूज का एनालिसिस देखें, बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। आप अगर उसकी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इंडियन सोसाइटी, जो कि करीब करीब 80 मार्क्स का आता है मेंस में, उसके बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं।
तो मेंस के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम आती है। इनकी लैंग्वेज बड़ी सरल होती है, आप उसको जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। देन लूसिड होती हैं और इजी टू रीड होती हैं। ये ऐसी बुक्स होती हैं जिनको आप जल्दी पढ़ सकते हैं और आप जल्दी से समझ सकते हैं, एक सब्जेक्ट पर थोड़ी बहुत कमांड ला सकते हैं, एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये इस तरीके से। एक बात और बोलता हूं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एटलीस्ट, कुछ टॉपिक्स के लिए एटलीस्ट ये कंप्लीट सोर्स की तरह काम करती हैं। तो ये पतली होती हैं, छोटी एनसीईआरटीज होती हैं, ज़्यादा नहीं उनमें पेजेस होते। और ये सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी स्पेशली, उसके लिए ये एक बुक ही आपको रूल कर सकती है, वन बुक टू रूल देम ऑल, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये हुई बात एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस की। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो मैं एनसीईआरटी की मानता हूं, जो मैंने भी की थी, जो हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट बिगिनर को करना चाहिए, वो क्या है? वो है कि ये एक अच्छा पॉइंट है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, क्यों आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, हिस्ट्री के लिए रिकमेंड की जाती है कि आप हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ो। लेकिन क्यों बोला जाता है ऐसे, मैं आज आपको समझाता हूं, आज क्लियर करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बताया जाता है कि आप आर पास्ट करके एनसीईआरटीज पढ़ो। ये आपकी क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज हैं। फिर आपको बताया जाता है कि आप क्लास 12 की जो एनसीईआरटीज हैं, थीम्स इंडियन हिस्ट्री की, उनको पढ़ो। इन दोनों में क्या कनेक्शन है और ये क्यों बताई जाती है पढ़ने के लिए, मैं आपको दिखाता हूं इनकी इंडेक्स की वजह से। अब ये 3 किताबों की इंडेक्स है, इसमें आप अगर ध्यान से देखें, गौर करें, जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हिस्ट्री की शुरू से शुरू हो रहा है, नोमैडिक से शुरू हो रहा है, फिर ये किंगडम्स तक जा रहा है, पेंटिंग्स बता रहा है और दूसरे सारे आइडियाज और क्वेश्चंस कब पैदा हुए उनको समझा रहा है। इसके बाद ये कहाँ जाते हैं, फिर किंग बनाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, मुगल्स ले आते हैं, ट्राइब्स, नोमैड्स ले आते हैं, एंड देन इसके बाद कहाँ जाते हैं, कोलोनाइजेशन, कैसे फ्रीडम मूवमेंट हुई, 1857 का वॉर कैसे हुआ, वो सब बताते हैं। और ये बड़ी जल्दी आप इनको खत्म कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके माइलस्टोन्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल माइलस्टोन्स होते हैं, वो आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, जब आप एडवांस किताब पढ़ोगे तो ये चीजें आपकी मेमोरी में ऑलरेडी होंगी कि ऐसा हुआ है। फिर आप इसके अराउंड वो जो स्टोरी है वो बिल्ड कर सकते हो और आपकी हिस्ट्री अच्छी होती चली जाएगी और एक दिन आपके इनमें कनेक्शन बैठ जाते हैं। फिर तो ऐसे पढ़ा जाता है। आप शुरुआत से शुरू करो, 6ठे 7ठे की एनसीईआरटी पढ़ो, उससे आपको समझ में आएगा। और जब आप इन एनसीईआरटीज को देखोगे, ये एनसीईआरटीज भी सेम टाइमलाइन फॉलो करती हैं, ये भी इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं, लेकिन ये थीम वाइज बढ़ती हैं। तो आपको वो कनेक्शन बिठाने में आसानी होती है, यानी आपकी टाइमलाइन क्लियर हो गई। अब पेंटिंग अगर वो पढ़ा रहे हैं तो पेंटिंग पूरी की पूरी टाइमलाइन में आप पढ़ सकते हैं। आप, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन एनसीईआरटीज का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज कि एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा बताना कि मैं बता दूं कि कैसे पढ़नी है, फिर मैं फटाफट आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी पढ़नी है, वो इजी पार्ट है। तो सबसे पहले ध्यान से इसको देख लो कि पढ़नी कौन कौन कैसे है। नंबर 1 याद रखो बेटा, और नंबर 2 याद रखो। नंबर 1 कि आपको जो एनसीईआरटीज पढ़नी है वो आपको एक सीरीज में पढ़नी है। सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो, सीरीज का मतलब ये होता है कि आप पहले चालू करो, जैसे ज्योग्राफी आपने चालू करी तो ज्योग्राफी को खत्म करो पहले पूरी, 6th 7th 8th 9th 10th जो भी है, 11th 12th, आप इस तरीके से जाओ फिर। लेकिन ज्योग्राफी के लिए जाओ, एक सीरीज में पढ़ो, आप उसको जंबल अप मत करो कि आपने 6th की क्लास की उठाई और सारी एनसीईआरटी पढ़ डाली, फिर आपने 7th की उठाई सारी एनसीईआरटी पढ़ डाली, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे थोड़ा आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, कनेक्शन नहीं बिठा पाएंगे। तो कोशिश करो आप एक सीरीज में पढ़ो उनको, एनसीईआरटीज को। दूसरा आपको क्या काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरा, आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम, शुरुआत में जब आप शुरू कर रहे हो एनसीईआरटी को पढ़ने में, आप ना इसकी जो नोट मेकिंग है उसकी प्रोसेस को मत करना, नोट मेकिंग की प्रोसेस को स्टार्ट मत करना। यानी फर्स्ट टाइम जब एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, प्लीज ट्राई नॉट टू मेक नोट्स, बिकॉज इट विल स्लो यू डाउन, एंड यू विल नॉट बी एबल टू मूव फास्ट। तो आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप पहले पढ़ लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी 2 बार पढ़ लेनी चाहिए, 2 बार 3 बार आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ना ही चाहिए आपको। फिर थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे तब फिर आपको नोट्स बनाने, मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स कैसे बनाने। फटाफट अपन देख लेते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे होता है। एक चैप्टर में फटाक से आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये चैप्टर है, ठीक है,
ये चैप्टर है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, क्लास 12 की एनसीईआरटी का। अब सबसे पहले अगर मुझे स्टार्ट करनी होगी एनसीईआरटी या कोई भी बुक फॉर दैट मैटर, अगर मुझे स्टार्ट करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, मेरा काम कैसे चलता है, मैं कैसे करता हूं एनसीईआरटी को, मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं चलता हूं कि सबसे पहले मैं देखूंगा क्वेश्चंस कहां हैं इसके, आई विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस फर्स्ट। अब क्यों, मैं उसका लॉजिक देता हूं। ये आ गया देखो क्वेश्चंस, ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फूड कौन सा अवेलेबल था हड़प्पन लोगों के लिए। फिर ये क्या कह रहा है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस कैसे पता कर लिए हड़प्पा के बारे में, यानी वहां की ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, वो लोग तो है नहीं यहाँ पे, तो कैसे बता दोगे कि सोसाइटी में ऊपर कौन था नीचे कौन था। फिर हाउ वुड यू अग्री दैट ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज इंडिकेटेड टाउन प्लानिंग, गिव रीजंस टू योर आंसर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो बात लिखी हुई है ना, ये जो बात लिखी हुई है, ये यूपीएससी 4 से 5 बार पूछ चुकी है, 4 to 5 टाइम पूछ चुकी है। यहीं से मेंस के पिछले साल का ही क्वेश्चन है मेंस का, आप देख लो उठा के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुझे पता है ये बात, तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, मैं क्वेश्चंस देखूंगा। अब क्वेश्चन क्यों देखे, जब ये क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं तो मेरे मन में इंट्रीग हो जाता है कि यार इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं ये चीजें आंसर कर पाऊंगा कि वो टाउन क्यों बोला जाता है, टाउन प्लानिंग क्यों बोला जाता है, सोसाइटी के बारे में कुछ बात हो रही है, फूड के बारे में कुछ बात हो रही है, और क्या हो रहा है, फिगर देखने के लिए बोल रहा है, ये बोन्स रखी हुई हैं, बरियल दिख रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि ऐसे लिखो शॉर्ट। अब देखो ऐसे की प्रैक्टिस यहां से हो जाएगी 500 वर्ड्स का। फिर वो 4 क्वेश्चन दे रहा है कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इस पे यूपीएससी ने मेंस में। फंक्शंस बताओ आप कि रूरल्स जो लोग थे, वहां के राजा थे, उनका क्या फंक्शन होगा, या आप बताओ रॉ मटेरियल कौन कौन से लगते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि रॉ मटेरियल पे क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। फिर मोहनजोदारो के बारे में पूछ रहा है वो, यूपीएससी ऐसे पूछता है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के लिए। फिर आप शुरुआत करोगे पढ़ना, तो 5 मिनट का काम अपना ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले सब हेडिंग्स पढ़ो, ठीक है। ये बुक पढ़ने की बेटा एडवांस टेक्निक होती है, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझने की थोड़ी कोशिश करो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम सब हेडिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ टर्मिनोलॉजीज वगैरह आ रही हैं, यहाँ पहली सब हेडिंग हमने देखी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। फिर हम दूसरी सब हेडिंग देखेंगे। दूसरी सब हेडिंग क्या है, आपको पूरा नहीं पढ़ना अभी, अभी आप सिर्फ सब हेडिंग देख रहे हैं। ओके, बिगिनिंग एक सब हेडिंग है, ठीक है। बिगिनिंग के बाद क्या है, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। मुझे नहीं पता क्या होता है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, तो सबसिस्टेंस का आप मतलब ढूंढ लेना। सबसिस्टेंस का मतलब होता है खाना पीना, पेट पालना, बेसिकली पेट पालना कैसे करते थे वो लोग अपना, ठीक है। तो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी के बाद ओके, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और क्या बताया इन्होंने इस चैप्टर में, मैं देख लेता हूं फटाफट, चलो ये तो देख लेंगे क्या है ये। फिर अरे मोहनजोदड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, ओके देयर वाज अ क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो क्यों यूनिक है, अच्छा तीसरे नंबर पे आएगा वो। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, सब हेडिंग्स देखूंगा सबसे पहले, फटाफट पलट पलट के सब हेडिंग देख ली एक बार, और कोशिश करूंगा एक A4 शीट पे नोट डाउन कर लूं सारी सब हेडिंग्स। उससे क्या फायदा होगा मैं आपको दिखाता हूं। जब आपने वो नोट डाउन कर ली, फिर आप शुरुआत में गए, और आप पढ़ना चालू किए यहां से। फिर आपने यहां से पढ़ना चालू किया कि हड़प्पन सील पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट सील लाइक दिस वन, ऑफन एनिमल मोटिव्स एंड साइन ऑफ स्क्रिप्ट्स। अब आपको बनाने हैं नोट्स, जैसे आपने पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आप नोट्स कैसे बनाओगे मैं बता देता हूं यहीं पे। देखो सबसे पहले नोट डाउन करना है आपको साइड में, एनसीईआरटी के साइड में आप नोट बना सकते हो, या फिर आप A4 शीट रख लो। अब A4 शीट में कैसे काम करना है, आपने जो हेडिंग्स लिखी थी, जो सब हेडिंग्स लिखी थी कि सबसे पहले हम ये टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम, सबसे पहले वो डाला था। फिर आपने वो इंडेक्स बन गई आपकी इस चैप्टर की। अब आप नीचे लाइन दर लाइन आप नोट्स बनाना चालू कर दोगे। क्या नोट्स आपको लिखने हैं, आप सिंपली लिखो, जैसे इसमें क्या मिला आपको मिला स्टीटाइट, कि भाई स्टीटाइट की सील होती थी, तो जो सील्स होती थी वो इस मटेरियल की बनी होती थी, आपका एक नोट्स बन गया आपका, ठीक है। फिर आप आगे चलोगे, आगे पढ़ोगे तो आप और भी देखोगे कि इसमें हाउस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, इसमें एनिमल्स दिखते हैं, देखो जैसे एनिमल दिख रहा है तो ठीक है एनिमल्स थे, ये यूनिकॉर्न दिख रहा है तो आप नोट कर लोगे कि एनिमल जो है एक यूनिकॉर्न दिखा है। फिर आगे आप चलोगे, नेक्स्ट जब आप मूव करोगे तो आपको दिखेगा कि टाइमलाइन दिख गया आपको यहाँ कि कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है, आप उसको नोट्स में डाल लोगे अपना, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, हाँ अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनसीईआरटी में, वो है मैप्स।
मैप्स या डायग्राम्स आपको मिलेंगे। अब जैसे ये डायग्राम अपना बना हुआ है, मैप अपना बना हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं प्रीलिम्स में यूपीएससी बड़े क्वेश्चंस पूछती है मैप से, तो इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले नोटिस करेंगे कि देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो कांगेदौर लिखा हुआ है, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा वेस्ट में एक नाम डला हुआ है। हम देखेंगे नॉर्थ में कोई नाम डला हुआ है, बिल्कुल मांडा डला हुआ है। फिर हम देखेंगे साउथ में कुछ डला हुआ है, यस रंगपुर तक जा रहा है। क्या और साउथ में कुछ होगा? देखते हैं, हो सकता है आगे दिया हो साउथ में। देन हम देखेंगे इंडस नदी लिखी हुई है, कोट दिजी लिखा हुआ है, चंबल यहाँ लिखी हुई है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसी हड़प्पन सिविलाइजेशन है। अगर हम मेंस में हम कभी मैप बनाएंगे तो हम इसी तरीके से बनाएंगे, हम इतने डिटेल नहीं डालेंगे। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिए कि इंडिया के मैप में मैं क्या करूंगा, ऐसे चंबल बना दूंगा, ऐसे मैं इंडस बना दूंगा, यहाँ मैं एक साइड बना दूंगा, यहाँ एक साइड बना दूंगा, यहाँ एक साइड बना दूंगा, और ऐसे करके लिख दूंगा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप है, अगर क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे एनसीईआरटी में ट्रेनिंग करते हो आप, जब आप एनसीईआरटी देख रहे होते हो। चलो ये मैप देख लिया आपने, अब मैप देखने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको और सारी चीजें मिलेंगी, इसी तरीके से मिलेंगी आपको, एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है। आपको जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप जा रहे हो, चलो ये काम की नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप आगे देखो जैसे ये लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स, ठीक है, ये बना है ब्लू बॉक्स। देखो एनसीईआरटी में कभी भी आपको इस टाइप के बॉक्स अगर बने दिखते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में कभी भी आपको इस टाइप के अगर बॉक्स बने दिखते हैं, प्लीज 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 उन पे बहुत बढ़िया अटेंशन दो और इनको अपने नोट्स में जरूर रखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं कि while most Harappan settlements have a small high western part and a larger lower eastern section part, there are variations at sites such as Dholavira and Lothal. The entire settlement was fortified and sections within the town were also separated by walls. The citadel within Lothal was not walled off but was built at a height. यानी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकते हैं यहां से 4। वो क्या बना सकते हैं? एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। सारी सिटी वॉल्ड सिटीज थी? नहीं। सारी सिटीज फोर्टिफाइड थे? यस, थोड़े बहुत तो फोर्टिफाइड थे। सारे सिटाडेल्स फोर्टिफाइड थे? नहीं। यानी कि वो इस स्टेटमेंट के जरिए बहुत कुछ बोल गया कि जो सिटीज थी, जो किले थे, वो सारे के सारे उसमें दीवारें नहीं थी, बहुत सारी बातें बोल गया। तो देखो एनसीईआरटी ना बहुत ही डेप्थ, बहुत ही कंसाइज एक बुक होती है। अब ऐसा ब्लू बॉक्स अगर आपको मिलेगा तो आप उसको अपने नोट्स में जरूर डालेंगे। आगे चलते हैं, फिर एनसीईआरटी में और क्या मिलता है। देखो एनसीईआरटी में देखो ये इस टाइप के आपको और मिलते हैं, बॉक्सेस मिलते हैं। इस टाइप के बॉक्सेस पे बहुत ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से इनमें नोट करना है कि जो भी नाम लिखा हुआ है, अर्नेस्ट मैके नाम लिखा हुआ है, तो अर्नेस्ट मैके कभी भी वो पूछ लेगा आपसे, कभी भी एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, तो आपको उसका नाम याद रखना है, तो ये आपके नोट्स में आ जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, आगे हमें देखिए ये तो नॉर्मल है, आपका टेक्स्ट चल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। फिर जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी। देखो अगेन फिर आपको दूसरी साइड्स का मैप मिल गया। ये है मेसोपोटामिया, ठीक है, ये मेसोपोटामिया है, मेलुआ जिसको बोलते थे, हड़प्पा जिसको अपन बोलते हैं, फिर ये तुरान है, और ये अपनी यूएई वगैरह की साइट्स हैं। तो इनका कनेक्शन है। अब वो पूछ सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इंडियन थी या वो आउटसाइड वाली भी थी, तो इस तरीके से हमें इसको भी जानना चाहिए। देखिए लास्ट में मैं आपको और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि एनसीईआरटी में अक्सर आपको हिस्ट्री में एटलीस्ट टाइमलाइन मिलेंगी, तो आप इन टाइमलाइंस को भी नोटिस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, एक जगह पे मिलती हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के एक फोल्डर में भी सेव करके रख सकते हैं। जब भी हिस्ट्री रिवाइज करें उनको देख लें या प्रिंट करा के रख लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाने हैं? A4 शीट पे 1 लाइनर नोट्स बना के चलना है, ठीक है। और एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप पूरी एनसीईआरटी को पढ़ो, ब्लू बॉक्सेस, रेड बॉक्सेस, मैप्स, इनको ध्यान से नोटिस करो और पढ़ते चले जाओ। एनसीईआरटी बड़ी बढ़िया होती है, समझाती है आपको अच्छे से, तो आप उसको फास्ट तरीके से इस तरीके से पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, अब पढ़नी कौन सी एनसीईआरटी है, देखो फटाफट देख लेते हैं। हिस्ट्री की हमने डिस्कस करना है। हिस्ट्री में देखो मैंने एक लिस्ट दे दी है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप इन सारी एनसीईआरटीज को नोट डाउन कर लो। इसमें क्या है, 3 किताबें तो ये हैं, आर पास्ट 1, 2 एंड 3, ये 3 किताबें हैं 6, 7 एंड 8 की। फिर आपकी आ जाती है 9th की इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 एंड थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें हैं। और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2, 3, ये इंडियन हिस्ट्री की किताबें हैं। तो विश्व का इतिहास, इंडिया का इतिहास, और ये भी इंडिया का इतिहास, तो इस तरीके से आपको किताबें मिल जाती हैं।
अब देख लेते हैं इनके ये दिखती कैसी हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इस तरीके से दिखती हैं, ये इस तरीके से दिखती हैं। देन इनको मैंने समझाया कि इनकी इंडेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस इंडेक्स के थ्रू आप समझते हो कि पढ़ना कैसे है। नेक्स्ट आप चलते हैं, देखो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, आप इनको पढ़ करके इनफ समझ सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, इनफ। इनके नोट्स भी जरूर बना लेना, वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। फिर आपको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का इंडेक्स दिखाता हूं, तो ये इंडेक्स बड़ा ही शानदार इंडेक्स है, इसमें पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्ल्ड की हिस्ट्री मूव करी, ठीक है। तो ये इंडेक्स इस तरीके से यूज करना है हमें। देन जो आर्ट एंड कल्चर है उसकी एक ही बुक है, आर्ट एंड कल्चर की एक ही बुक है जो आपको पढ़नी है, वो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाता है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जिसपे बहुत क्वेश्चंस आए हैं वहां से चालू होती है, इंडस वैली के आर्ट तक जाती है, मॉडर्न पीरियड, सारा का सारा पीरियड से गुजरती हुई और पूरे अपने आर्ट एंड कल्चर को समअप करती है। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस बुक को पढ़ते टाइम ध्यान रखना, मैं बताता चलूं, इस बुक को पढ़ते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस बुक में बहुत सारी आपको पिक्चर्स मिलती हैं और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को क्या करना, आप अलग से नोट करते चले जाना। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो रॉक कट पेंटिंग, जैसे आप पढ़ रहे हो फर्स्ट चैप्टर रॉक पेंटिंग्स, तो इसमें नोटिस करना कि क्या है उन पेंटिंग्स में और कहां कहां की साइट्स हैं। मतलब कि आप क्या कर सकते हो इस बुक के लिए, आप टेबल टेबल खेल सकते हो। टेबल टेबल ऐसे खेलना कि आपने ऊपर लिख दिया रॉक पेंटिंग्स, आपने लिख दिया रॉक पेंटिंग्स, फिर आप यहां लिखो साइट और कंटेंट्स। मतलब आप ये लिखो कि उस साइट पे क्या कंटेंट मिला उन पेंटिंग्स में। आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे और मुझे थैंक यू बोलोगे कि ये यस काम आता है। वो पूछा है आपसे कि रॉक कट आर्किटेक्चर में कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, क्या पेंटिंग्स है, वो पूछा है। तो आप इस तरीके से इस बुक का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीलिम्स में इनके एग्जाम्पल्स आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, आपको सोसाइटी अगर समझनी है तो सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। सोसाइटी का कोई सोर्स मिलता नहीं है, लेकिन मैं एनसीईआरटी को रिकमेंड करता हूं। आप अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी से लेकर के इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ये 3 एनसीईआरटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ाती कैसे हैं आपको सोसाइटी, ब्रीफली मैं समझा दूं। सबसे पहले ये आपको सोसाइटी समझाती है, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें प्रथाएं होती हैं, उसमें चीज़ें चलती हैं। फिर दूसरी एनसीईआरटी आपको इंडियन सोसाइटी समझाती है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है सोसाइटी के लिए। फिर इंडियन सोसाइटी समझाती है, और फिर ये किताब पढ़ने के बाद आप देखते हो कि इंडिया में कैसे सोशल चेंज आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से 3 बुक्स आपको कवर करती हैं। इनको पढ़ते टाइम आप क्या नोटिस करोगे कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े से ओल्ड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स ऐड करना है। दूसरा आपको क्या करना है, जो भी आपको डेफिनेशंस मिलती हैं, जो भी आपको डेफिनेशंस मिलती हैं, डेफिनेशन जैसे कि कास्ट, रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन, आपको अगर कीवर्ड्स मिलते हैं कि ये ग्लास सीलिंग है, कि ये शैंपेन सोशलिस्ट है, आपको कुछ भी कीवर्ड्स मिलते हैं, आपको यहाँ से पिक करने, पिक करके अपने उसमें लिख लें। संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, जितने भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं आप इनमें से निकाल सकते हो। फिर आप अगर मेंस के क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे सोसाइटी के, आपसे लिखे जाएंगे। आगे चलते हैं, ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, आपको अगर और डिटेल में अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बारे में अगर जानना हो तो आप सुदर्शन सर के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बट यहाँ मैं ब्रीफली बता दूं कि ये जो 2 एनसीईआरटी हैं और ये जो 2 एनसीईआरटी हैं, ये दो के पेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं। ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की हैं और ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की हैं। दोनों ही ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होती हैं, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये ऐसी बुक है जिसमें से डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, बट ये बहुत ही डेंस किताब है। तो आपको अगर चाहिए तो आप इस बुक को पढ़ने के लिए सुदर्शन सर की हेल्प ले सकते हैं। आप उनके चैनल पर जाएं और आप उनके वीडियोस देखते हुए इस किताब को समझ सकते हैं। इस सेम आप इस बुक के बारे में भी कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में तो आप वैसे जा ही सकते हैं उनके चैनल पर और आपको सब कुछ मिल जाएगा। देन नेक्स्ट अगर आप देखो तो ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाती है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी की जो किताबें हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इनका डेटा जो है वो पुराना हो गया है। पुराने से मेरा मतलब है कि डेटा जो है वो पिछले कुछ दशकों का है। तो आप क्या करोगे, इस डेटा को अपडेट कर लोगे अगर आपके पास अपडेटेड बुक नहीं है तो। आगे चलते हैं, देन पॉलिटी आ जाते हैं। पॉलिटी में देखो सब कुछ एक ही किताब पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए। मैं आपको कारण देता हूं। देखो, जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि फेडरलिज्म, इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया राइटअप मिलेगा इसके अंदर। अब राइटअप क्या होता है, देखो
राइटअप का मतलब होता है कि आप मेंस के लिए तैयार हो पाओगे। उस एक टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, उसको लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप हो सकता है ना लिख पाओ अच्छे तरीके से, उसमें बहुत एलेबोरेट तरीके से लिखा हुआ है, बट इस किताब में जो फेडरलिज्म लिखा हुआ है वो अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो रिक्वायरमेंट क्या है इस एग्जाम की, कि आपको लिखना है, शब्द में लिखना है कितने, 150 वर्ड और 250 वर्ड में लिखना है बेटा। तो अगर आपके पास कम शब्द नहीं होंगे तो आप ज्यादा शब्दों में लिखोगे, सिंपल बात है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल फंसता है और पतली सी किताब है, और ये आपकी बहुत ज्यादा काम आती है पॉलिटी को अच्छे तरीके से लिखने में, तो इसको आप जरूर पढ़ना। देन पॉलिटिक्स इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक है, एक बुक से आपका काम हो जाएगा। तो ये तीनों किताबें रही आपके सामने, आप इनको पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मैं हमेशा बोलता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना, माइक्रो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें भी आप ग्राफ्स जो हैं उनको इग्नोर करो, डेटा जो दिया हुआ है, फॉर्मूला जो दिए हुए हैं उनको इग्नोर करो। फॉर्मूला, डेटा और एक ग्राफ्स आपको नहीं देखने, टेबल्स आपको नहीं देखनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको कौन सी पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के ऊपर। साइंस के लिए एनसीईआरटी के लिए बहुत कंफ्यूजन है, उसके बारे में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। आज मैं क्लियर करता हूं आपका पूरा आइडिया। यहां देखिए ध्यान से, साइंस की जो आपको बुक पढ़नी है वो आपको 9th और 10th की जो है साइंस की किताबें पढ़नी है। फिर आपको 11th में केमिस्ट्री की यूनिट 14, बायोलॉजी की यूनिट 4 और 5, क्लास 12th में केमिस्ट्री की यूनिट 16 एंड बायोलॉजी की यूनिट 8, 9 एंड 10 आपको पढ़ना है। मैं आपको ये किताबों के फोटो दिखा देता हूं, देखिए साइंस की ये 2 किताबें हैं 9th एंड 10th की। फिर आपको पढ़ना है क्लास 11th की केमिस्ट्री पार्ट 2 का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर। मैंने यहाँ फोटो भी डाला हुआ है, आप अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन, पोल्यूटेंट, ये सब बातें डिस्कस की गई हैं, जिसपे यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में तो पोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली लिखा हुआ है एज अ टॉपिक। मेंस में पोल्यूशन, GS3 में जाके देखना, पोल्यूशन लिखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट होती है आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको यूनिट 4 और 5 आपको पढ़ना है, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको दिखी हुई है। देन आपको यूनिट 16 पढ़ना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं जो कि मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी काम आते हैं। ये केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट है। फिर आपको 12th की बायोलॉजी का जो है चैप्टर 8 आपको पढ़ना है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, चैप्टर 9, चैप्टर 10। देखो बायोटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, बायोटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्लाइड जो है वो देख लेना, नीचे डाउनलोड हो जाएगी। बायोटेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फोकस है, और दूसरा बायोटेक जो है वो इंटर गवर्नमेंटल चीज, इंटर सब्जेक्ट चीज़ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो आपको यूनिट 10 पढ़ना है। ये आपका बेसिकली इकोलॉजी एनवायरनमेंट का पार्ट है। एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है जो, वो बेसिकली आपको पढ़नी है यूनिट 10, और ये बायोलॉजी है अगेन क्लास 12th की बायोलॉजी के यूनिट आपको पढ़ने, और आपका काम हो जाएगा। इसमें देखिए आपको दिख जाएगा एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर आ जाते हैं एथिक्स पर, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइकोलॉजी की 2 बुक्स हैं क्लास 11-12th की, आप पढ़ सकते हो बट नॉट सो हेल्पफुल, बट यू कैन ट्राई एंड स्टडी। So this is it. This was about NCERTs, and if you want to know more, please comment in the comment section. We'll meet again. Good luck. Let's crack it.